स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज से हम अपने बिजनेस स्टडीज़ के रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग हमारे इसी चैप्टर से होती है। सबसे पहले हम बेसिक समझ लेते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट से हम लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट का मतलब वो पीपल जो मिलके कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत सारी चीज़ों की होती है। हम अपने डे टू डे लाइफ में हम अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करते हैं। कोई घर में रह रहा है तो अपने घर को मैनेज करता है। इसी तरह कंपनी में भी मैनेजमेंट होता है जो कंपनी को मैनेज करती है। अब मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। जब भी हम बात करें मैनेजमेंट की तो ये एक प्रोसेस है, जो कि कंडक्ट करती है बहुत सारे फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन, ताकि हमारा काम इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से हो सके। जब भी हमारा काम कोई होगा इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से, मतलब हम अपना काम सही टाइम पे और कम कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो होता है हमारा इफेक्टिव और एफिशिएंटनेस। ये दोनों टर्म्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों टर्म्स में हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको ये दोनों टर्म्स को अच्छे से पढ़ना है कि एफिशिएंसी क्या होती है और इफेक्टिवनेस क्या होता है। अभी FW टेलर की एक डेफिनेशन दे रखी है हमारे बुक में कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। क्या चीज़ का आर्ट है? जिससे हमें पता चले कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, टाइम पे और चीपेस्ट वे में। अब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, मतलब हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हम कॉस्ट इफेक्टिव रहें, हम अपने कॉस्ट को ध्यान। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम अपने काम को कम से कम कॉस्ट में कर सके। हमारा जो जॉब हो रहा है, हमारा जो वर्क है, वो एक पर्टिकुलर कॉस्ट में रहे। कभी कभी क्या होता है ऑर्गेनाइजेशंस में या कंपनी में, हमें अपना काम टाइम पे कंप्लीट करना होता है, तो उसको कंप्लीट करने के चक्कर में हम ज़्यादा कॉस्ट लगा देते हैं। हमें वो चीज़ नहीं करनी, हमें अपना जो काम है, जो हमारी जॉब है, उसको कम से कम कॉस्ट में करना है। उसके बाद इफेक्टिवनेस का मतलब है ऑन टाइम हम अपना काम कंप्लीट करें। अभी यहाँ देखो इफेक्टिवनेस में लिखा है कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वट एवर द कॉस्ट। लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होनी चाहिए। टाइम पे कंप्लीशन हो जाए लेकिन कॉस्ट के अंदर, एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगाना है। उसके बाद दोनों का डिफरेंस जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीनिंग कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इफेक्टिवनेस का मतलब है टाइम पे, एफिशिएंसी का मतलब है कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में। जितना कॉस्ट लगना चाहिए उतना ही लगेगा, हम ज्यादा कॉस्ट नहीं लगाएंगे टाइम पे कंप्लीट करने के लिए। ऑब्जेक्टिव है एंड रिजल्ट, मतलब टाइम पे बस काम हो जाना चाहिए। एफिशिएंसी बोल रहे हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कंडक्ट करो, मतलब टाइम पे काम हो रहा है, साथ में उसको एक पर्टिकुलर कॉस्ट में करो। मेन कंसिडरेशन इसका टाइम है और एफिशिएंसी का है कॉस्ट। देन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब जो हमारी मैनेजमेंट है वो अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करती है। देन परवेसिव, हर लेवल पे जरूरी है। परवेसिव का मतलब है कि मैनेजमेंट चाहिए ही, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट चाहिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट नहीं चाहिए। चाहे कोई छोटा बिजनेस है, चाहे कोई बड़ा बिजनेस है, मैनेजमेंट होना चाहिए। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी होता है, हमें काम को भी मैनेज करना आना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनको मैनेज करना। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, कई बार हम ऑपरेशंस और वर्क में कंफ्यूज हो जाते हैं।
मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब है मुझे पता है मेरा बिजनेस का गोल ये है, अब उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा। ऑपरेशंस का मतलब है जैसे हम बोलते हैं ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेशंस का मतलब है वो काम। जब भी हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेशन टर्म का यूज करते हैं ना, चाहे अकाउंट्स में चाहे बिजनेस स्टडीज में, ऑपरेशन का मतलब है मेन बिजनेस का काम, काम को करना। यहाँ काम हमने सोचा ये काम करना है, यहाँ एक्चुअली में काम कर रहे हैं। उसके अलावा मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट चलता रहता है। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी एक सिंगल पर्सन सब कुछ मैनेज नहीं कर सकता, तो मैनेजमेंट को करने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज करने के लिए हमें ग्रुप में काम करना पड़ेगा। मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है, हर लेवल पे चाहिए, और मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है। मैनेजमेंट हमें दिख नहीं रहा लेकिन मैनेजमेंट चल रहा है, ये हमें ऑर्गेनाइजेशन अगर गोल अचीव कर पा रही है तो उससे पता चलता है। उसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज आर्ट, एज साइंस और एज प्रोफेशन। अभी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसको हम ब्रीफ में करेंगे। इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल अचीव करने में। मैनेजमेंट जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके साथ साथ अलग अलग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा गोल है, उसके अलावा छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, उनका अपना एक गोल होगा ना, तो उन ग्रुप गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। मैनेजमेंट एफिशिएंसी बढ़ाता है, जो एफिशिएंसी है, लोग जितना अच्छे से काम कर सके उसको इंक्रीज करता है। मैनेजमेंट एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। मैनेजमेंट लोगों के, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करने में हेल्प करता है। साथ ही ये एक सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमारे एग्जाम में कई बार ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ लेते हैं। देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से क्या समझते हैं, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना क्या ऑब्जेक्टिव है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ चाहिए, सर्वाइवल चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो वो हो गया हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन इन तीन चीजों के लिए काम करती है। साथ में सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल का मतलब क्या हो गया, जो समाज है, हम एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस अगर कर रहे हैं, उससे हमारे आसपास सोशल वर्क होता है, हम करते हैं एक बिजनेस, उसमें हेल्प करता है। साथ में पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो भी हमारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उन सब की पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अभी मैनेजमेंट एज साइंस, उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले साइंस क्या होता है, हमें पता है साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मतलब एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो फैक्ट के बेसिस पे है। इसमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, नॉलेज की वेरिफिकेशन, ये सब कुछ होता है। उसके अलावा हमें पता है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, कुछ सर्टेन ट्रुथ और फैक्ट के बेसिस पे है। जब भी हम साइंस की बात करते हैं तो इसमें प्रॉपर फैक्ट होता है। फीचर्स ऑफ साइंस, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये सारे हमारे साइंस के फीचर हैं। इसी को अगर हम रिलेट करें मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट थोड़ा साइंस भी है, थोड़ा आर्ट्स भी है, थोड़ा प्रोफेशन भी है। साइंस कैसे है, मैनेजमेंट में भी तो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। हम आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही तो बनाए गए हैं। तो मैनेजमेंट हमारा साइंस भी है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए क्या मैनेजमेंट प्योर साइंस है, तो नहीं, मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि हमें जो प्रिंसिपल दे रखे हैं हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, देखो आर्ट क्या होता है, आर्ट में जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका प्रैक्टिकलिटी, उसको अप्लाई करना, वो हम आर्ट्स बोलते हैं। हमने कुछ सोचा, हमारे कुछ दिमाग में चल रहा है, हमें कुछ पहले से आता है, उसको कितने अच्छे तरीके से, नए तरीके से अप्लाई करना है, वो होता है आर्ट्स। आर्ट्स के फीचर क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, हमें नॉलेज होनी चाहिए। हम किसी भी चीज को आर्ट में बनाने के लिए
उस चीज की नॉलेज तो रखेंगे। उसके अलावा पर्सनलाइज एप्लीकेशन, जब हम आर्ट की बात कर रहे हैं, हर किसी का आर्ट अलग हो सकता है। आपने कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को ही एक सब्जेक्ट दे दिया, उस पे बोला आप अपने अपने अकॉर्डिंगली एक आर्ट क्रिएट करो, उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अलग अलग आर्ट क्रिएट हो सकता है। तो आर्ट क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। उसके अलावा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितनी आर्ट में प्रैक्टिस की जाती है और क्रिएटिविटी लाई जाती है वो उतना अच्छा होता जाता है। अगर हम इसको ही मैनेजमेंट के से लिंक करें, देखो मैनेजमेंट में भी आपको कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज तो होनी चाहिए ना, हमें ऑलरेडी कुछ नॉलेज होती है कि हम किस तरह से इसको अप्लाई करेंगे। उसके अलावा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हमारी जो मैनेजमेंट है उसमें जो काम हो रहा है वो हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है, सबका एक अपना तरीका होता है उस अप्लाई करने का, तो सबका पर्सनलाइज एप्लीकेशन है। बहुत सारी कंपनी है, सबके मैनेजर्स हैं। अब सब मैनेजर्स एक जैसा तो नहीं सोचते हैं, सबका काम करने का तरीका डिफरेंट होता है। देन बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट की भी अगर हम बात करें तो जो मैनेजर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, मतलब जितना ज़्यादा जिसको एक्सपीरियंस होगा, वो उतने अच्छे से काम कर सकता है, उतने अच्छे से एक मैनेजमेंट को हैंडल कर सकता है, संभाल सकता है। देन प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई पर्सन स्पेशल नॉलेज या स्पेशल स्किल गेन करता है तब वो प्रोफेशनल कहलाता है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कंडक्ट होती है वो पर्सन से जिसके पास स्पेशल नॉलेज और स्किल है, जो वो यूज करता है सोसाइटी को सर्व करने के लिए। फीचर्स क्या है? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, इसमें हर कोई नहीं प्रोफेशन बन सकता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और सर्विस मोटिव। अब मैनेजमेंट को प्रोफेशन से हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब एक मैनेजर बनने के लिए, एक मैनेजमेंट का पार्ट बनने के लिए हमें उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। आजकल हम जो MBA करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड कोर्स है ना, अब जो MBA करके आएगा उसको एक एज कंपेयर टू एक लेमैन पर्सन से ज्यादा नॉलेज होगी बिजनेस से रिलेटेड। उसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जो हम प्रोफेशंस की बात करते हैं ना, उस प्रोफेशंस में रिस्ट्रिक्ट होती है एंट्री, हर कोई प्रोफेशनल नहीं बन सकता। इसका हम एग्जांपल लेंगे, कोई डॉक्टर है तो हर कोई डॉक्टर नहीं बनेगा ना, उसके लिए उसे एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। हर कोई लॉयर नहीं बन सकता, हर कोई एडवोकेट नहीं बन सकता, हर कोई CA CS नहीं बन सकता। उसके लिए आपको एक कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, उसकी जिसने वो कंप्लीट किया है वही एक एसोसिएशन के वो मेंबर बन जाते हैं। यहाँ पे लिखा है ना प्रोफेशनल एसोसिएशन, तो अलग अलग प्रोफेशनल्स के अलग अलग एसोसिएशन होते हैं, CA के ICAI, ICSI। अब जो इनके मेंबर होंगे, जो इनके मेंबर बने हैं, वही एक प्रोफेशनल कहलाएंगे। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कुछ, आप एक प्रोफेशन में हो तो आपके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपको उन्हें फॉलो करना है, कुछ एथिक्स है। दूसरा एक सर्विस मोटिव, जब हम कोई प्रोफेशन में होते हैं हमारा हम सर्विस की तरह, वहाँ पे कोई जॉब नहीं कर रहे, हम सर्विस की तरह काम करें, लोगों के अच्छे मोटिव से हम वहाँ काम करते हैं। देन हमारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल। देन प्लेटफॉर्म एरिया, प्लेटफॉर्म एरिया सबसे लोअर होता है, इसमें हमारे वर्कर्स होते हैं, जो भी लोअर लेवल पे, जैसे हम बात करते हैं ना, जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म एरिया। अब फैक्ट्री से ऊपर उन फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं, कोई उनको सुपरवाइज करता है, तो यहाँ सुपरवाइजर, फोरमैन और सुपरिटेंडेंट। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो मिडिल लेवल, मिडिल लेवल में बेसिकली जो मैनेजर्स होते हैं हमारे, वो सारे मैनेजर्स आते हैं। टॉप लेवल में हमारे CEO हो गए, डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर्स, वो सब हमारा टॉप लेवल होता है। अभी इसको समझे, फंक्शन टॉप लेवल का क्या होता है, मिडिल का क्या होता है और लोअर लेवल का क्या होता है। सबसे पहले हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट, देखो जहां टॉप लेवल की बात हो रही है ना, वो काम नहीं कर रहे हैं, वो जाके फ्लोर पे काम नहीं कर रहे, लेकिन सारी प्लानिंग प्लॉटिंग तो वही करते हैं। वो क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं,
अब ऑब्जेक्टिव, एक तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, हम हर साल कितना अचीव करेंगे वो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। पॉलिसीज क्या हमें जो काम करना है उसको कैसे करना है उसकी पॉलिसी बनाई जाएगी, तो ये पॉलिसी डिटरमाइन करते हैं। डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, हमारी एक्टिविटीज क्या होगी, क्या काम करना है। उसके अलावा असेंबलिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में हमारे जो असेट्स होते हैं वो असेट्स तो होंगे फिजिकल रिसोर्सेज, साथ में ह्यूमन रिसोर्सेज भी होते हैं, सबको असेंबल करना। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, जो काम हो रहा है उसको कंट्रोल करना। अप्रूविंग बजट, बजट्स एलोकेट करना, अप्रूव करना, इस डिपार्टमेंट को इतना बजट है उसमें आपको काम करना है। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स का पहला काम क्या होता है, इन्होंने जो पॉलिसी बनाई है उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना। देन अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज, देखो इसके आगे ये काम करते हैं फिर उसके आगे ये काम करते हैं, दोनों कनेक्टेड है। यहाँ उन्होंने क्या बोला, हम रिसोर्सेज को असेंबल करेंगे, यहाँ उन्होंने क्या बोला उसके अकॉर्डिंग हम एम्प्लॉयज को अपॉइंट करेंगे। देन असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटी, असाइनिंग मतलब लोगों को असाइन करना, हमने लोग ढूंढ लिए, हमें काम पता है क्या करना है, अब लोगों को काम देना, वो हो गया असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज। देन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनको और मोटिवेट करना, पर्सनल नीड्स को लेके, सोशल नीड्स को लेके, तो वो मोटिवेट करने के बाद कोऑपरेशन क्रिएट करना, कोऑपरेशन एम्प्लॉयज के बीच में, कोऑपरेशन हमारे जो अलग अलग मैनेजर्स हैं आपस में भी कोऑपरेट करेंगे। देन लोअर लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन, ओवरसीइंग एफर्ट्स ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स, अब ये सुपरवाइजर है, एक्चुअल वर्कफोर्स इनके अंडर आते हैं, तो उनको देखना, इन्होंने जो इंटरप्रेट किया उनको बताया क्या वो उनके अकॉर्डिंग जो उनके एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। साथ में इंटरेक्ट विद एक्चुअल वर्कर, जो एक्चुअल वर्कफोर्स है, वर्कर्स है, उनके साथ इंटरेक्शन, उनके साथ बातचीत करना, अगर उनके कोई ग्रीवेंसेस हैं तो इनको बताना। इंश्योरिंग क्वालिटीज एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज, वेस्ट ज्यादा ना हो वो इंश्योर करना, साथ के साथ क्वालिटी मेंटेन रहे, कभी कभी काम ज्यादा होता है तो क्वालिटी में हो सकता है कुछ डिफरेंस हो तो उसको मेंटेन करना। देन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, वर्कर जो हमारे फ्लोर पे काम करते हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना। अब फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हम पूरे बुक में पढ़ते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम इन ब्रीफ पढ़ेंगे। देन हमारा एक टॉपिक आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, हम बिल्कुल अपने बुक की लैंग्वेज में बात नहीं करते, एक लेमैन पर्सन से भी अगर हम पूछे ना कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन का मतलब कोऑर्डिनेट करना, मिलाना चीजों को, तो हमारे बुक में भी कोऑर्डिनेशन वही है। कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हार्मोनी एस्टैब्लिश होती है ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एक्टिविटीज, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके। सिंपल सरल भाषा में हम बोले तो कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है जिससे जो अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं वो एक दूसरे के काम को जाने। कोऑर्डिनेशन में हम ये बोलेंगे ना, देखो हमें एक ग्रुप एक्टिविटी करनी है, हमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो अगर सब एक दूसरे से मिलके बातचीत करके काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अच्छे से अचीव हो पाएगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझे तो ऐसा भी हो सकता है ना कि एक सेल्स डिपार्टमेंट है, वो चाहता है कि हम 10% डिस्काउंट दे लोगों को, तो वो अपनी मर्जी से नहीं दे सकता, उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट सोचेगा ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है, वो सोचेगा नहीं, अगर उनको वो तैयार नहीं है ये देने के लिए डिस्काउंट, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है अगर उन्होंने बिना उनसे पूछे हुए डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि हम जब डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमारा फाइनेंस से रिलेटेड चीज है, तो हमें उनसे पूछना पड़ेगा। इसी तरह एक परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। अभी सेल्स डिपार्टमेंट ने जितना टारगेट सेट किया है सेल्स करने का, परचेज डिपार्टमेंट ने उतना रॉ मटेरियल परचेज ही नहीं किया है, तो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं हो सकता। इसलिए कोऑर्डिनेशन सबके बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत जरूरी है। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले ये ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, मतलब इससे कोऑर्डिनेशन से
हमारा ग्रुप एफर्ट, हम जब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन, एक पर्सन कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता, ये एक ग्रुप एफर्ट है। साथ में यूनिटी ऑफ एक्शन इंश्योर करता है, साथ में सब काम कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोऑर्डिनेशन हमेशा चलता रहता है जैसे मैनेजमेंट चलती रहती है। ये एक परवेसिव, इट इज ऑल परवेसिव फंक्शन, हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। ये सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोऑर्डिनेशन मैनेजर करते हैं। मैनेजर्स अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय को तो ऑर्डर मिल गया ना इतना काम करना है, तो वो मैनेजर्स की ड्यूटी है कि आपस में कोऑर्डिनेट करें, फिर किसी डिसीजन पे आए। ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है, मतलब इसको आप छोड़ नहीं सकते, बिना कोऑर्डिनेशन के एक कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब कोऑर्डिनेशन डिपेंड करता है हमारे साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। कोऑर्डिनेशन एक फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, स्पेशलाइजेशन है, ये इंटरडिपेंडेंस है अलग अलग प्रोसेसेस के साथ। कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो मैनेजमेंट नहीं चल सकता। कोऑर्डिनेशन प्लानिंग में चाहिए, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजिंग में चाहिए, कोऑर्डिनेशन हमें स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, मतलब हर लेवल पे हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। अब कोऑर्डिनेशन हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे भी चाहिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल पे हमें कोऑर्डिनेशन इन सब चीज़ों के लिए चाहिए होता है। कोऑर्डिनेशन के बिना एक ऑर्गेनाइजेशन अपना ग्रुप गोल भी अचीव नहीं कर सकती, एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव भी नहीं कर सकती। तो हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर में जितने मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैनेजमेंट का फंक्शन, इंपॉर्टेंस, ये सब और कोऑर्डिनेशन कर लिया है। ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसमें हमें ये छोटी छोटी चीज़ें ही पता होनी चाहिए। आपको एक प्रॉपर केस दे दिया, आप अब बताओ इसमें क्या हमारा कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, आपसे ऐसे क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। या फिर आपको एक पूरा केस स्टडी दे दिया, आप बताओ ये पर्सन है, ये पर्सन कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम कर रहा है। तो जब आपको इनकी चीज़ें बेसिक पता होंगी तब वो क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं।